आप लोग भी बताइएगा क्योंकि आप लोगों को पता ही है वैसे सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। चलो सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। देखो बच्चों एग्जाम में ना सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पूछता है डायरेक्ट, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन पूछेगा या टेलीस्कोप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज यूज होते हैं बच्चों? दो लेंस यूज होते हैं, टू कन्वर्जिंग लेंसेज। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। बेटा जो दोनों ही लेंसेज यूज होते हैं, अच्छा ठीक है, आई विल सेंड इट। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव और आई पीस। चलिए ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए फोकल लेंथ के बारे में, तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? स्मॉल। यहाँ पर भी स्मॉल फोकल लेंथ होगी। अब कई बार डाउट ये आएगा कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा रखें कि आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा रखें, तो ऐसा कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है बच्चों कि किसकी फोकल लेंथ को ज्यादा है, दोनों स्मॉलर होने चाहिए आपके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ओके वेरी गुड। अब फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए, और अगर हम पावर की बात करें बच्चों तो पावर क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्टिव और आई पीस का तुमने रे डायग्राम बनाया, किसका एपर्चर ज्यादा होता था? ऑब्जेक्टिव का एपर्चर ज्यादा होता था कि आई पीस का? जल्दी बताओ किसका एपर्चर ज्यादा होता था यहाँ पर? हाँ ठीक है, वेरी गुड, आई पीस का लार्ज एपर्चर होता था और इसका स्मॉल एपर्चर। बस इतनी बातों को तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएंगे तुमको दो लेंस देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से किसको तुम आई पीस की तरह यूज करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और किसको तुम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करोगे। तो तुमको फिर ये बातें ध्यान में लानी पड़ेगी ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ लेंसेज। अब इन क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब दो केस होते थे, केस 1 केस 2। केस 1 बच्चों इमेज एट इंफिनिटी, और जब बच्चों इंफिनिटी पे इमेज बनती है इसको हम कंफर्टेबल व्यू कहते हैं या रिलैक्स व्यू भी इसी को कहा जाता है, और इंफिनिट और इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस भी कह देते हैं। तो इतने सारे इसके नेम्स हैं। इसमें बताओ मैग्निफिकेशन कितनी आ रही थी? तो बच्चों मैग्निफिकेशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो होती थी, एक ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और एक आई पीस की मैग्निफिकेशन। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होती थी वो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आई पीस की मैग्निफिकेशन। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो आई पीस होता है वो कैसे बिहेव करता है? एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आई पीस हमेशा कैसे बिहेव करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो आई सिंपल माइक्रोस्कोप में तुमने पढ़ा है कि इंफिनिटी वाले केस में मैग्निफिकेशन आई पीस का क्या हो जाएगा बच्चों? d/f, और d वाले केस में आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 1 + d/f। तो देखो हमको आई पीस का मैग्निफिकेशन पहले से ही पता होता है, क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है इसलिए। ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों वो मैंने निकलवाया था तुमको, कितना आता था? -v0/u0 बताया था, और इसी को हम लिख सकते हैं L/f0, where L is the
ट्यूब लेंथ। तो L क्या है? ट्यूब लेंथ। तो अब हम चलो फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे। तो इंफिनिटी वाले केस में ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा? V नॉट बाई U नॉट, और आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना होगा? D बाई Fe। ठीक है, वेरी गुड। दूसरे वाले केस में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, V नॉट बाई U नॉट। आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? D बाई Fe हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तो वही रहेगा, बस आई पीस का चेंज होगा दोनों केसेस के कैटेगरी। अब तुमको ये भी पता है कि V नॉट बाई U नॉट को L बाई F नॉट भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा L बाई F नॉट इंटू D बाई Fe, और यहाँ आ जाएगा ये L बाई F नॉट इंटू D बाई F। हाँ, ये माइनस साइन रहेगा, ये नहीं जाएगा, दिस माइनस साइन विल बी देयर। ठीक है, तो ये है तुम्हारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। इंफिनिटी वाले केस में यू विल गो विद दिस फॉर्मूला। एक मिनट। लीस्ट डिस्टेंस वाले केस में 1 था यहाँ पे, सॉरी 1 प्लस डी प्लस एफ, 1 प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस डी प्लस एफ है और यहाँ पर डी बाई एफ होगा, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारे टर्म्स सेम। ठीक, और अभी मैंने तुम्हें टेलीस्कोप के फॉर्मूले पहले ही बता दिए, तो मैं उसको लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ माइक्रोस्कोप के मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि वो कल की क्लास का था टॉपिक। चलो अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन शेयर मैं करने जा रहा हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सब बच्चों, देखो आपको 3 लेंसेज दिए गए हैं, L1, L2, L3, तीनों की पावर दी है, तीनों का एपर्चर दिया है, और आपको कहा है कि आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है। आप बताइए L1, L2, L3 में किसको आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और किसको आप आईपीस की तरह बनाएंगे? जल्दी से बताइए आप लोग अपने आंसर्स, सेलेक्ट योर आंसर। L1, L2, L3 में which is objective and which is going to be eyepiece? जल्दी बताओ, टेलीस्कोप बनाना है। अच्छा, आंसर आ चुका है श्रेया मिश्रा का। L1 को उन्होंने कहा है सर ऑब्जेक्टिव बनेगा क्योंकि इसका एपर्चर लार्ज है। बिल्कुल सही श्रेया, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने में आपको एपर्चर सबसे पहले देखना है, जिसका सबसे ज्यादा एपर्चर होगा वो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो L1 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बचा आई पीस, किसको बनाएंगे बच्चों? तो आई पीस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, एपर्चर छोटा होना चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, हाँ अब देखो L2, L3 में एपर्चर तो देखो दोनों के छोटे, तो मतलब एपर्चर के बेसिस पे तो अब तुम इन्हें सिलेक्ट कर नहीं सकते हो, तो अब पावर देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, आई पीस के लिए पावर क्या होनी चाहिए? बताओ जल्दी, आई पीस के लिए पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा कि कम? जल्दी बताइए, आई पीस के लिए पावर की रिक्वायरमेंट क्या थी? ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, हाँ मोर पावर। इसीलिए L3 हैज द हाईएस्ट पावर अमंग दीज टू, इसीलिए L3 को हम आई पीस की तरह यूज करेंगे। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया तो जल्दी से यस लिखे ताकि हम अगले क्वेश्चन में बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बच्चों तुम ये बता दो, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है नहीं वैसे, अब आपने ऑब्जेक्टिव और आई पीस सेलेक्ट कर लिया ना, तुम मुझे मैग्नीफाइंग पावर बताओ कि तुम्हारा जो टेलीस्कोप बनेगा वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितनी मैग्नीफाइंग पावर देगा? जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर्म्ड टेलीस्कोप? तो जो भी तुम टेलीस्कोप बना दोगे ना, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? जल्दी से बताएं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल वाला ही केस तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो बताओ कैसे निकालोगे पावर, यहां पर मैग्नीफाइंग पावर? बोर्ड देखो सब, यहां पे तो खैर नहीं लिखा हुआ है।
नॉर्मल एडजस्टमेंट में बताओ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया था, पहले ये बता दो मुझे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया था, बस जल्दी बताओ। माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये आया था, बताओ ये आया था कि नहीं आया था। एक टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन पावर, तो मतलब अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन पावर चाहिए टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तुम्हें फोकल लेंथ पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, और तुम्हें आई पीस की क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ पता होना चाहिए। क्या तुम्हें इस टेबल में कहीं फोकल लेंथ दी हुई है क्या, देखो कहीं फोकल लेंथ मिल रही है क्या ऑब्जेक्टिव और आई पीस की। बताइए कैसे होगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व, कौन बताएगा। ये कैसे मिलेंगे बताओ, एफ नॉट और एफ ई कैसे मिलेंगे, हाउ विल यू फाइंड देम, हु विल टेल। हाँ वेरी गुड श्रेया। बच्चों अगर पावर आपको पता है तो आप फोकल लेंथ नहीं निकाल पाओगे क्या, आप सबको पता है कि पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर तुम्हें पावर दी हुई और फोकल लेंथ निकालना है तो क्या कर दोगे, 1/t कर दोगे, तो क्या मिल जाएगी तुमको, फोकल लेंथ मिल जाएगी। समझ में आया, यहां से निकलेगी फोकल लेंथ तुम्हारी। पहले बताओ ये समझ में आया ना कैसे निकलेगी फोकल लेंथ, यहां पर पावर से इतना आ गया। m बताओ मुझे, फाइनल आंसर m का बताओ कितना आएगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर बताओ जल्दी कितना आ रहा है, तो मुझे सबके आंसर चाहिए, निकाले सभी जल्दी मैग्नीफाइंग पावर। श्रेया का आंसर आ रहा है -1/30। बेटा सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, क्योंकि फोकल लेंथ ऊपर भी है फोकल लेंथ नीचे भी है, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी ना, इट इज ए प्योर नंबर। मैग्निफिकेशन जो होता है ये क्या होता है, प्योर नंबर होता है। पहली बात तो यूनिट्स नहीं कोई यूज करो यहाँ पर, बिना यूनिट के रह गए। और बाकी लोगों के आंसर अभी आए नहीं, व्हाट अबाउट द अदर्स, मैंने देखो बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। चलो अब देखो यहाँ पे जिससे नहीं बन रहा है मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, उसके बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और देखो अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं जिन लोगों के सॉल्व हुए। चलिए देखिए इधर जल्दी से, मुझे आप लोग बताइए ऑब्जेक्टिव की पावर कितनी आई है, आई पीस की पावर कितनी है, टेबल देख के बताओ व्हाट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द पावर ऑफ आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव की पावर कितनी है, 3 डायोप्टर, आई पीस की पावर कितनी है, 110 डायोप्टर। तो दोनों की पावर पता है, फोकल लेंथ निकाल लो, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/3 मीटर, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10 मीटर, रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर इनको यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ बहुत सही, -10/3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका। अभी भी देखो राहुल द्विवेदी का -1/30 आ रहा है, किसी का अलग अलग आ रहा है। बेटा एफ नॉट एफ ई को यहाँ रखो और सॉल्व करके बताओ, दिस शुड कम। कई लोगों का -10/3 आ रहा है और वही आंसर है यहाँ पर। तो देखो इस तरह के तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, पावर दे देगा, आपको फोकल लेंथ निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन देखो, देखो देयर आर 2 लेंसेज, एक है +4 डायोप्टर का और एक है -2 डायोप्टर का, और इन्हें एक साथ रखा गया है।
तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन वाले केस में टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2, पावर ऐड हो जाती है तो 4 और -2 जुड़े आएंगे तो क्या बन जाएगा, +2 डायोप्टर। तो एक बार आपको पूरे कॉम्बिनेशन की पावर मिल गई तो पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/पावर। पावर आ गया 2 डायोप्टर, 2 रख दिया, आंसर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैंने इन दोनों लेंसेज को यूज किया है कॉम्बिनेशन में, तो जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों लेंसेज का वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा कि एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, बताओ जल्दी। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज behaves as which type of lens, converging lens, diverging lens or a plain glass slab? मलक का आंसर आ रहा है सर डाइवर्जिंग होगा, बिकॉज निगेटिव। कहाँ बच्चा, ये निगेटिव कहाँ है, देखो कॉम्बिनेशन की पावर प्लस में आ रही है, देखिए ना, ये कॉम्बिनेशन की जो पावर है दैट इज ए पॉजिटिव। और बेटा अगर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव फोकल लेंथ है, तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। समझ में आया? तो कॉम्बिनेशन इन दोनों लेंसेज का कैसे बिहेव करेगा, एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही देखो ये एक क्वेश्चन उसी तरह से है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। तो एक मीडियम है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल दे दिया है और उसमें लाइट की स्पीड पूछ रहा है कि कितना होगा। तो तुम सबको पता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin c होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 30, c की जगह 30 रख दिया, तो यहां से तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया उस मीडियम का, कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया और निकालना क्या है, हमें स्पीड निकालनी है। तो बच्चों हमें एक फॉर्मूला तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, c/v के इक्वल होता है। तो यहां से देखो v मिल जाएगा तुमको, कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, आपको ये सब आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ अगर दो लेंस है, एक है -2 डायोप्टर का और एक है +2 डायोप्टर का, इनको अगर हमने एक साथ रख दिया तो बताओ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन की पहले तो पावर निकाल लो, वो कितनी हो गई, जोड़ दोगे दोनों को तो 0 हो जाएगी, और पावर 0 हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो गई बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, तो ये बताओ अगर एक लेंस है -2 डायोप्टर का और एक लेंस है 2 डायोप्टर का, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ इट इज बिहेविंग, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज बिहेव्स लाइक, बताओ पावर 0 या फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती थी, किसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट बताई गई थी, जल्दी बताओ। या पावर किसकी 0 होती है, प्लेन सरफेस, और प्लेन क्या होता है तुम्हारा, ग्लास स्लैब होता है। प्लेन क्या होता है, ग्लास स्लैब होता है। तो कहोगे सर कि ये दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। हाँ, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन एक पूछा है तुम्हारे एग्जाम में कि why must the objective and eyepiece of a compound microscope have short focal length। कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आई पीस और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ शॉर्ट क्यों रखनी होती है, मैंने बताया था ना शॉर्ट होती है फोकल लेंथ। तो उसका आंसर है इस फॉर्मूले में, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। देखो कैसे, अगर तुम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला बोर्ड देखो सब, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ, यस
इज बोर्ड विजिबल टू एवरीवन? बोर्ड सब देखिए। हाँ अब देखिए बोर्ड में ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का इसका, ये बताओ डिनोमिनेटर में क्या है, एफ नॉट और एफ ई है ना यहाँ पर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। दोनों की फोकल लेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो ये स्क्रीन में तुम्हारे दिया हुआ है, स्क्रीन शेयर जो मैंने किया है, देखिए इसमें मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट एंड मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई पीस। तो ये बताओ तुम क्या चाहोगे, तुम्हारे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो कि कम हो, बताइए जल्दी। व्हाट इज डिजायरेबल, एम ज्यादा होना चाहिए एक माइक्रोस्कोप का कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और बच्चों मैग्निफिकेशन ज्यादा तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्टिव की भी फोकल लेंथ छोटी हो और आईपीस की भी फोकल लेंथ क्या हो, छोटी हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो समझ में आ गया व्हाई दे हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, उसका रीजन यहां से छिपा है कि दोनों अगर हम छोटे फोकल लेंथ का यूज करते हैं दोनों लेंसेज को, उससे हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट इज व्हाई वी चूज स्मॉल फोकल लेंथ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह के बहुत सारे पूछे जाते हैं 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, कि तुमसे पहले तो वो रे डायग्राम बनवाएगा, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनवाएगा, या तो टेलीस्कोप का बनवाएगा, या तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का बनवाएगा। तो आप एक क्वेश्चन के लिए तो रेडी रहिए अपने एग्जाम में कि वो तुमसे रे डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा किसी ना किसी एक का, तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछ देता है, तो वो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है पहले। देखो ऐसे ही तुमको बोला है कि देखो ये एक टेलीस्कोप है, उसका रे डायग्राम बनाना है, किस कंडीशन में, नॉर्मल एडजस्टमेंट की पोजीशन में। तो नॉर्मल का मतलब कौन सा वाला केस, इन्फिनिटी वाला केस। तो ये रे डायग्राम आपको आना चाहिए। फिर कहा है कि 2 ड्रॉबैक्स बताइए इस टाइप के टेलीस्कोप के। तो मैंने बताया था ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ड्रॉबैक्स, कि क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, रिजॉल्विंग पावर कम होती है, हैवी होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर एक बार क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो जब बच्चों वो क्लियर ना करे क्वेश्चन में कि किस केस में आपको रे डायग्राम बनाना है, तो आप किसी भी एक केस को बना के दिखा सकते हो, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख रहे हो रे डायग्राम के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछता है आपसे एग्जाम में। तो रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके रखनी है अच्छे से, ठीक। तो ये थे देखो रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं 1-2 न्यूमेरिकल और फिर क्लास को एंड करते हैं। वैसे तो ज्यादातर देख रहे होंगे ना आप क्वेश्चन, ये रे डायग्राम वाले कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे एग्जाम में। तुमको बस इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और रे डायग्राम और सबके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, बस इतने में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम के सारे। अब मुझे देखो कोई न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे रे डायग्राम से ही पूछे गए हैं एग्जाम में, देख रहे होगे तुम यहाँ पर। ये देखिए ये सब रे डायग्राम के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चंस इसमें दिख नहीं रहे हैं आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, फिर भी आप एक बार इस वेबसाइट से गो थ्रू हो जाइएगा। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल्स दिख जाए तो उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है। थ्योरी वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि रे डायग्राम्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, बट न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक था इट इज ओवर नाउ। अब हम नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप देख के आइएगा उसको, फिर मैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने काफी पढ़ लिया और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। चलिए।